मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा, डीएलएड प्रवक्ता, बात कर रहे हैं आपसे डीएलएड कोर्स से संबंधित विषय के बारे में। आज का जो विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, हमारा ये विषय है और इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार। देखिए, आपका विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो प्रारंभिक स्तर पर भारतीय शिक्षा में होने वाले नवीन आयामों को हमने भारतीय सरकार ने, जो आजाद भारत ने किस तरीके से भारतीय शिक्षा में परिवर्तन कराने के लिए किस तरीके से नवीन आयामों को जोड़ने की कोशिश की, तो उसमें पहला प्रयास उनका जो था शिक्षा में सार्वभौमिकरण लागू करना। इसलिए पहला हमारा जो टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण। तात्पर्य क्या है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, तो देश आजाद होने के पहले एक तंत्रीय व्यवस्था लागू थी, यानी कि सार्वभौमिकरण का अभाव था। यानी कि ब्रिटिश कालीन शासन के दौरान में भारत में संघ शासन लागू था। केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने अधिकारों के अनुरूप शिक्षा का संचालन कर रहे थे। तो इसी के अनुरूप क्रम अनुसार 1937 में वर्धा योजना, जो कि बुनियादी शिक्षा से प्रेरित होकर प्रकाश में आई, जो महात्मा गांधी के सराहनीय प्रयास के द्वारा वर्धा योजना लागू की गई। तो जिसका प्रयास था शिक्षा में सार्वभौमिकरण को लागू करना। तो वर्धा योजना के अंतर्गत, जो कि 1937 में लागू थी, 1937 में वर्धा योजना लागू थी, तो इसमें यह प्रयास था कि शिक्षा को सार्वभौम एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की स्वीकृति की जाए। और इसी के साथ में इसके प्रावधान, इसके प्रस्ताव को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि भारत देश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, इसलिए ये योजना आगे नहीं चल पाई और इसको बीच में ही रोककर उन्होंने, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1944 में सार्जेंट योजना को लागू किया। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन था, तो वो अपनी योजना को लागू करना चाहते थे। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने 1944 में सार्जेंट योजना को लागू कर दिया, जिनका ये प्रयास था कि भारत का प्रत्येक नागरिक अगले 40 वर्षों तक साक्षर हो सके। तो इसी क्रम में 1948 में भारत का पहला विश्वविद्यालय आयोग बना। देखिए, 1944 सार्जेंट योजना के बाद में उनका जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी का जो प्रयास था वो चलता रहा और 1945-46 में भारत की सरकारें बनी। और ये जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक ये सरकारें चलती रहीं। और जब देश 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उस टाइम पर सबसे पहला प्रश्न जो सामने आया वो ये था कि देश का निर्माण करना। तो आजाद भारत देश ने पाया कि हमें अगर देश का निर्माण करना है तो उसके लिए मात्र एक ही साधन है, वो साधन है शिक्षा। अपितु हम कह सकते हैं, बल्कि ये शिक्षा शास्त्रियों के विचारों के माध्यम से उन्होंने अन्वेषण किया और समझा। तो उन्होंने समझा कि हिंदी में कहावत है कि एक साधे तो सब साधे, सब साधे तो सब जाए। अगर हम किसी एक विषय को साथ कर चलते हैं, किसी एक विषय के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो हम उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं, बल्कि लक्ष्यों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम कई सारे उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, कई सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करेंगे, तो कोई ना कोई लक्ष्य जरूर अधूरा रह जाएगा, कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारण अधूरा रह जाएगा। तो ये कहावत पूर्ण रूप में सही है। तो इसी क्रम में जो पहला प्रश्न था कि देश का निर्माण करना, तो सबसे पहले शिक्षा के माध्यम से पाया उन्होंने कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो 1948 में भारत का पहला विश्वविद्यालय आयोग बना और जिसका प्रयास था कि भारतीय शिक्षा में नया परिवर्तन कराना, यानी भारतीय शिक्षा में परिवर्तन कराने के साथ साथ में गतिशीलता लाना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा में नवीन आयामों को जोड़ने का जो प्रयास था वो यहीं से इसी विश्वविद्यालय आयोग बनने के पश्चात से ही
प्रारंभ हो चुका था। और इस प्रयास की जो गतिशीलता मिली, इस प्रयास योजना की जो गतिशीलता मिली, वो हमको देखने को मिला 1952, जो कि लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। पहला विश्वविद्यालय आयोग 1948 से बना और इसी से प्रेरित होकर फिर से कुछ परिवर्तन हुआ, जो हमें देखने को मिला 1952 लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में। और इन्होंने मुदलियार आयोग का गठन किया। मुदलियार मुदलियार आयोग का गठन किया। इसमें बहुत सारे उद्देश्य थे, ये बात हमको समझना जरूरी है। अगर हम इस आयोग के उद्देश्य को समझ लेंगे तो काफी कुछ हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विषय उपयोगी है, ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। तो 1952 लक्ष्मण स्वामी मुदलियार आयोग, मुदलियार ने जो आयोग बना वो आयोग का नाम था मुदलियार आयोग। और यही आयोग बाद में परिवर्तित होकर माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बोला कि 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार आयोग, इसमें कई सारे उद्देश्य थे, तो वो उद्देश्यों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस प्रस्ताव में ऐसी कौन सी योजना या ऐसे कौन से प्रस्ताव या ऐसे कौन से नवीन आयाम जोड़े गए जहां पर भारतीय शिक्षा में परिवर्तन देखने को मिला। चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला उन्होंने शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण किया और इसमें इन्होंने कहा कि 25% माध्यमिक शिक्षा स्तर को व्यावसायिक रूप में परिवर्तन किया जाए। देखिए, बड़ा विषय है। हमारे डीएलएड के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और माइंड में उनको सेव भी रहेगा। तो एक ऐसा विषय है जिसमें कई सारी उपयोगी बातें हैं। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। 1952 मुदलियार आयोग के जो उद्देश्य थे, तो उसमें पहला उद्देश्य था 25% माध्यमिक शिक्षा स्तर को व्यावसायिक रूप में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन कराने की कोशिश की जाए। यानी कि इन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा को उच्चतर शिक्षा में व माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन कराने की कोशिश की। और इनका जो दूसरा उद्देश्य था स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा पर जोर देना। हालांकि हम लोग आज देख रहे हैं स्त्री शिक्षा में काफी कुछ बढ़ावा मिल चुका है और बल्कि स्त्री शिक्षा से संबंधित एकल विद्यालयों की भी व्यवस्था हो चुकी है। हम जैसा कि कह सकते हैं कि 2002-2003 में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना हुई, जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का ही प्रयास था, जो हम लोग निरंतर देख रहे हैं। और इस तरह से कई सारी योजनाएं हैं जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही हैं। तो 1952 लक्ष्मण स्वामी मुदलियार आयोग के जो उद्देश्य थे, उसमें पहला उद्देश्य देखा आपने 25% माध्यमिक शिक्षा स्तर को व्यावसायिक स्तर के रूप में परिवर्तन किया जाए। दूसरा पॉइंट है स्त्री शिक्षा को। अगला पॉइंट है 1 से 3 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो शायद कुछ पॉइंट्स निकल जाएंगे और कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में सेव रहेंगे। तो धीरे धीरे हम बात करते हैं। ये ऐसा योजना था जो भारतीय शिक्षा में कई तरीके से परिवर्तन देखने को मिला। तो अगले उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं। अगला उद्देश्य यानी कि नंबर 4 पॉइंट, हम लोग जनरली आज देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है एडमिशन लेने जाते हैं, या हम भी पढ़ाई जब किए हैं तो 6 वर्ष के बाद में हम लोगों ने विद्यालय में प्रवेश किया। तो ये 6 वर्ष की नीति आई कहां से? ये 6 वर्ष की योजना लागू कब हुई? तो वो 6 वर्ष की योजना जो विद्यालय में नामांकन कराने का ये जो योजना थी या प्रयास था, वो इसी योजना के अंतर्गत ही लागू हुआ था। यानी कि 1952 लक्ष्मण स्वामी मुदलियार आयोग
तो 6 वर्ष के पश्चात विद्यालय में बच्चों का नामांकन कराने की व्यवस्था लागू हुई 1952 लक्ष्मण स्वामी मुद्रालय आयोग के प्रयास से। और ये जो प्रयास आया अनुच्छेद 21 में पूरी तरह से सुरक्षित किया गया था। हालांकि आर्टिकल हम जो वर्तमान में देखेंगे 2009 राइट्स ऑफ एजुकेशन के तहत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा, यानी कि जब तक बच्चा 6 से 14 वर्ष तक ना हो जाए तब तक उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलती रहे। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 वर्ष की योजना या प्रयास को लागू किया गया, बल्कि सुरक्षित किया गया कि 6 वर्ष के पश्चात में विद्यालय में बच्चा प्रवेश करा सकता है, नामांकन करा सकता है। अगला उद्देश्य हम देखते हैं। हम लोग आज के टाइम पर देखते हैं जब 10th क्लास से पहले हमें सब्जेक्ट का चॉइस करना पड़ता है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये प्रयास आया कहाँ से। ये प्रयास भी इसी से ही संबंधित है, इसी योजना के अंतर्गत लागू हुआ था 1952 लक्ष्मण स्वामी के अंतर्गत। तो इसमें हम कहते हैं कि विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के पश्चात किया जाए। ठीक है, तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है 1952 लक्ष्मण स्वामी मुद्रालय आयोग के अध्यक्षता में ये उद्देश्य निर्धारित किया गया कि विषय विभाजन, जो हम लोग आज के टाइम पर 10th क्लास के बाद में सब्जेक्ट चॉइस करते हैं कि मैथ लेना है, बायोलॉजी लेना है, इंग्लिश लेना है, या साइंस लेना है, या कॉमर्स लेना है, या फिर आर्ट लेना है। तो दोस्तों विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के पश्चात किया जाए। जो आज हम देख रहे हैं ये प्रयास आज भी भारतीय शिक्षा से पूरी तरह से जुड़ चुका है, गतिशील है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि विषय हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित है, तो नवीन प्रयास क्या क्या हुए, प्रारंभिक स्तर पर भारतीय शिक्षा में परिवर्तन किस किस तरीके से देखने को मिला, किस किस प्रकार से हुआ, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि एक समान शैक्षिक संरचना लागू करना। अर्थात एक समान पाठ्यक्रम लागू करना। ठीक है, स्पष्ट है कि इस योजना के अंतर्गत ये अगला उद्देश्य आपको देखने को मिला, समझने को मिला कि एक समान शैक्षिक संरचना लागू करना, अर्थात एक समान पाठ्यक्रम लागू करना। इस तरह से 1952 लक्ष्मण स्वामी का जो उद्देश्य थे बहुत ही उपयोगी उद्देश्य थे, जो आज भी भारतीय शिक्षा से संबंधित व गतिशील हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी योजना को पढ़ा, समझा कि 1952 लक्ष्मण स्वामी मुद्रालय आयोग की अध्यक्षता में जो आयोग बना, जो जिसे हम बाद में परिवर्तन नाम के रूप में देखा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के रूप में ये आयोग जाना जाता था। और इस आयोग के अंतर्गत जो भी उद्देश्य थे उन उद्देश्यों से संबंधित हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की थी। एक तो इस उद्देश्य अभी और भी है कि प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर को उच्चीकृत शिक्षा के रूप में परिवर्तित किया जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी 1952 तक देखा, इसके बाद हम आगे की योजनाओं पर प्रकाश डालते हैं। ठीक एक वर्ष बाद
क्योंकि 1948 में हम लोगों ने देखा कि भारत का पहला विश्वविद्यालय आयोग बना, यानी कि प्राथमिक स्तर पर सुधार करके माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को परिवर्तन कराकर उच्चीकृत शिक्षा को गतिशील बनाकर इन बातों को ध्यान में रखकर पहला विश्वविद्यालय आयोग बना 1948 में। उसके बाद में 4 वर्ष के बाद में ये आयोग हमने देखा, जो भी चर्चा की, माध्यमिक शिक्षा आयोग। और ठीक 1 वर्ष बाद यानी कि 1953 विश्वविद्यालय आयोग बना और यहीं से प्रत्येक स्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास तेज किए गए, वरना बच्चों को उच्चकृत शिक्षा की ओर जोर देने की कोशिश की गई। इस आयोग का उद्देश्य था कि प्राथमिक स्तर के प्रेरित होकर माध्यमिक शिक्षा से प्रेरित होकर हाई स्कूल तक लेकर जाना, इंटरमीडिएट तक लेकर जाना, शिक्षा को उच्चीकृत बनाना। और ये तभी संभव हो सकता है जब किसी एक आयोग के उद्देश्य या दिशा निर्देशन के साथ में प्रेरणा मिले। तो ये ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा को उच्चीकृत शिक्षा के रूप में परिवर्तित किया, पहला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब थोड़ा परिवर्तन हम लोग और देखते हैं, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की बात हो रही है, तो शिक्षा यानी कि भारतीय शिक्षा से संबंधित प्रत्येक स्तर पर बात हो रही है। प्रत्येक स्तर पर जो परिवर्तन हुआ वो किस प्रकार से हुआ वो हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 1953 के बाद से। अब यहाँ पर भारतीय शिक्षा के स्तर में गतिशीलता देखने को मिली। वो कैसे मिली? 1964-66 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा में परिवर्तन, जो गतिशीलता हुई और किस प्रकार से वो यहाँ इस आयोग के गठन के बाद में हमें देखने को मिली। कैसे? चलो हम लोग देखते हैं। तो 1964 और 66 में भारत का पहला शिक्षा आयोग का गठन हुआ। पहला भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था एक शैक्षिक संरचना को लागू करना, एक समान पाठ्यक्रम को जोड़ देना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना और शिक्षा के प्रत्येक स्तर को व्यावसायिक स्तर के साथ में जोड़कर देखना। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं कि कोई भी संस्थान या विद्यालय अपने 4 दीवारी के अंतर्गत ना होते हुए किसी अन्य विद्यालय के साथ में प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य गतिविधियों के साथ में प्रतियोगिता के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों से संबंधित प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रुचि से संबंधित हो, चाहे वो बौद्धिक स्तर से संबंधित हो, चाहे वो ज्ञानात्मक स्तर से संबंधित हो, चाहे वो जीवन उपयोगी सरल उपायों से संबंधित हो। चलो हम लोग देखते हैं डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में जो आयोग बना, पहला भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ और इसी शिक्षा आयोग के योजना से प्रेरित होकर, इसी शिक्षा आयोग के प्रयास से प्रेरित होकर पहली भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हुआ, जो कि 1968 यानी कि 1968 में देखने को मिला। चलिए हम लोग इसके पहले भी कुछ योजनाएं लागू हुई थी भारत देश में, जो कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियार आयोग की अध्यक्षता में हुई। चलो पहले हम उधर जोड़ देखते हैं, इसके बाद इस आयोग में आते हैं। हम लोगों ने 1953 तक चर्चा की और ठीक इसके 8 वर्ष बाद यानी कि 1961 NCERT का गठन हुआ, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
इस आयोग का उद्देश्य था कि भारतीय शिक्षा में जोर देना, भारतीय शिक्षा में सुझाव देना, भारतीय शिक्षा में परिवर्तन कराने की जो भी आवश्यक प्रयोग हैं उनको लागू कराने की कोशिश कराना, सुझाव देना। प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल और हाई स्कूल लेवल पर की प्रत्येक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपने सुझाव को देना। तो 1961 में एनसीईआरटी का गठन हुआ। इसी आयोग से प्रेरित होकर इसी आयोग से प्रेरित होकर गतिशीलता देने की भी कोशिश की गई। ठीक एक वर्ष बाद वो हमको देखने को मिला, जो गतिशीलता हमको देखने को मिली, ठीक एक वर्ष बाद वो देखने को मिला। क्या था? 3 नवंबर 1962, 3 नवंबर 1962 इसी आयोग के प्रयास से अगला आयोग बना। 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई, जो कि केंद्र सरकार के प्रयास से संबंधित है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से ये आयोग चलता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो 3 नवंबर 1962 को ये आयोग बना। उद्देश्य ये था, एनसीईआरटी के प्रयास से प्रभावित होकर ये आयोग बना, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो पहले ही विद्यालय आयोग का जो प्रयास था, उसी प्रयास पर पुनः समीक्षा की गई और उसी समीक्षा के आधार पर ये आयोग बने। तो 3 नवंबर 1962 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना, जिसका उद्देश्य था पूरे भारतवर्ष में एक शैक्षिक संरचना लागू करना, जो आज हम देख रहे हैं। और ठीक एक वर्ष बाद इसी प्रस्ताव से संबंधित एक और योजना, एक और आयोग बना। एक वर्ष बाद 15 दिसंबर 1963 को केंद्रीय विद्यालय का गठन हुआ, जो कि सेंट्रल स्कूल है। देखिए, ये योजनाएं जो लागू हुई थी, पहले क्या था, देश आजाद होने के पहले राज्य सूची के अंतर्गत राज्य तक ही शिक्षा का स्तर सीमित था। लेकिन आज की तारीख में भारत के प्रत्येक राज्य में शिक्षा का संचालन पूरे भारतवर्ष की जो एक शैक्षिक संरचना है, उसी शैक्षिक संरचना के आधार पर एक समान पाठ्यक्रम के आधार पर भारतीय शिक्षा में गतिशीलता देना ही प्रयास था। उसी प्रयास के अंतर्गत 15 दिसंबर 1963 को केंद्रीय विद्यालय संगठन का गठन किया गया। अब देखिए, इसमें एक बात और समझने लायक है कि हम लोग आज की तारीख में संस्थाओं में प्रवेश लेने जाते हैं, तो संस्थाओं के प्रकार को भी समझना जरूरी है कि आज की तारीख में भारतवर्ष में किस किस प्रकार की संस्थाओं में हम प्रवेश लेते हैं या किस किस संस्थाओं में प्रवेश लेना चाहिए। देखिए, आज की तारीख में 4 प्रकार के विद्यालयों का संचालन है। वो कैसे हैं? एक गवर्नमेंट स्कूल, दूसरा गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तीसरा प्राइवेट स्कूल और चौथा है विशेष श्रेणी से संबंधित स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल है, ये देखिए हम लोगों ने जो कई सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जो राज्य तक सीमित है, प्रत्येक राज्यों में सीमित है, सरकारी विद्यालय हैं। और गवर्नमेंट एडेड है, जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो स्वामित्व पोषित हैं, प्रबंधन समिति से अंतर्गत चलते हैं। और जो चौथा विद्यालय का प्रकार है वो है विशेष श्रेणी, अर्थात वो चौथा प्रकार जो है वो यही प्रकार है कि 15 दिसंबर 1963 केंद्रीय विद्यालय, ये विशेष श्रेणी के विद्यालय के अंतर्गत ही प्रयास था। और इसी प्रयास के अंतर्गत एक विद्यालय और की स्थापना की गई थी, यानी कि 1985 में 1985 में नवोदय विद्यालय का गठन हुआ था, जो कि राजीव गांधी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ही सराहनीय प्रयास के माध्यम से, उनके सराहनीय प्रयास की सहायता से नवोदय विद्यालय समिति का गठन हुआ, जिनका उद्देश्य था प्रत्येक समुदाय को जोड़ना, प्रत्येक जाति को जोड़ना और सर्वजातीय शिक्षा पर जोर देना, यानी कि शिक्षा को सार्वभौमिकरण कराने की कोशिश करना। एक समान और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सभी प्रत्येक वर्ग को जोड़ने करना
जोड़ने की कोशिश करना, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, बल्कि अर्थात हम कह सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा को खत्म करके प्रत्येक वर्ग को जोड़कर साक्षर कराने पर जोर देना ही विशेष श्रेणी विद्यालय का ही प्रयास था। तो हम लोगों ने 4 प्रकार के विद्यालयों को समझा। अब देखिए, ठीक 1 वर्ष बाद हर वर्ष और समय रहते रहते पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से प्रेरित होकर नई नई योजनाओं का निर्धारण हुआ, नए नए आयोगों का गठन हुआ। 15 दिसंबर 1963 में हमने देखा कि विशेष श्रेणी से संबंधित विद्यालय का गठन हुआ, जो केंद्रीय विद्यालय के नाम से जाना गया। और ठीक 1 वर्ष बाद दोस्तों 1964-66 में भारतीय शिक्षा को गतिशीलता देने के लिए भारत का पहला शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जिसका प्रयास था नवीन आयामों पर जोर देना, भारतीय शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कराना, भारतीय शिक्षा में गतिशीलता देना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, भारतीय शिक्षा के स्तर को व्यावसायिक रूप में जोड़कर देखने की कोशिश कराना। ठीक है, तो ये पहला शिक्षा आयोग था और इसी आयोग से प्रेरित होकर 1968 में यानी कि 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हुआ। तो दोस्तों ठीक है, हम लोग आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। और अभी तक हमने जो भी योजनाओं के चर्चा की इस विषय के अंतर्गत, उन सभी योजनाओं का विस्तार रूप से हम कल फिर चर्चा करेंगे, उसको लिखेंगे, समझेंगे और बल्कि आने वाली योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों ने समझा भी होगा कि इस विषय के अंतर्गत कौन कौन सी उपयोगी बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं से भी संबंधित हैं। तो इस विषय को हम कल फिर चर्चा करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके ही इस प्रयास से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस प्रयास को निरंतर जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।